हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। हम लॉ सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर से डील कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी का भी पोर्शन कवर करेंगे। इसमें हम प्रीएम्बल के टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, जिसका पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में आ चुका है। आज हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और अब क्योंकि अभी भी ये लेंदी है थोड़ा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, जिससे कि उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके आंसर्स मैं बता दूं। कई बच्चों ने आंसर दिए भी थे और वो आंसर सही भी थे। हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। इसका आंसर है लॉर्ड मैकॉले। अच्छा, कंफ्यूजन लेके इसको ये है कि कुछ ने बताया कि एसपी सिन्हा होगा। देखिए, एसपी सिन्हा गलत तो नहीं है, बट आंसर सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने फर्स्ट लॉ मेंबर पूछा था, ना कि फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर। जो एसपी सिन्हा थे, वो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909, जो मैं अभी आज डिस्कस करूंगी, वो जब बना था, तो उसमें जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें वो पहले इंडियन थे जो कि लॉ मेंबर एज अ लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर। और यहाँ पर मैंने बात करी थी फर्स्ट लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, लॉर्ड मैकॉले ही थे, जिन्होंने जो पहले फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन बने थे और जिनके चलते आईपीसी आई थी। तो इस वजह से, क्योंकि इस टाइम पर जो मैंने अभी तक मैंने बात करी कंपनी रूल की, उसमें इंडियंस का कोई रोल नहीं था। अभी तक इंडियंस को कोई पोजीशन दी नहीं जा रही थी, लेकिन आज हम जब डील करेंगे तो इसमें इंडियंस की भी पोजीशन आएगी। अच्छा, एसपी सिन्हा के लिए मैंने बता ही दिया कि वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी। फिर आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू सेलेक्ट इन आईसीएस। तो इसका आंसर काफी लोगों ने सही दिया था, मिस्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर, और वो जो थे एल्डर ब्रदर थे मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज कंपनी रूल 73 1857 तक हम डील कर चुके हैं। अब हम आगे आज डील करेंगे क्राउन रूल 1857 से 1947 तक, जिसमें कि इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सारे एक्ट्स आज मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। होता क्या है, जब यहाँ पे इससे पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमको देखने को मिलता है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं और इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। तो उसके वेग में क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसके चलते क्या हुआ, जो कंपनी रूल था वो पूरा का पूरा रिप्लेस किससे हो जाता है, वो क्राउन रूल से रिप्लेस हो जाता है। तो अब जितनी भी जो गवर्नमेंट टेरिटरीज हैं, जो रेवेन्यूज हैं, जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं, वो सब किसको ट्रांसफर हो गई, वो हो गई ट्रांसफर क्राउन को। ठीक है। दूसरी चीज जो आती है कि जो ब्रिटिश क्राउन की अब जो पावर्स थी, इनको एक्सरसाइज कौन कर रहा था, अब इसको एक्सरसाइज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा था फॉर इंडिया का, मतलब जिनके लिए वर्ड यूज हो रहा है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके साथ ही ये कौन थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। और अब इनके साथ भी एक काउंसिल लगी हुई थी, जैसे हमने उस दिन बात करी थी कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं। तो उसी साथ इनके साथ भी एक काउंसिल लगा दी गई, जिसमें कुछ 15 मेंबर्स थे। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्ट जो है, हाँ, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया किसको कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि अभी तक हमने पढ़ा पीछे कि पहले गवर्नर बंगाल का था, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट होता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसको वाइसराय बना दिया जाता है इंडिया का। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भी आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। और अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो भी आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो थे उसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे।
साथ ही क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, हम गवर्नर जनरल भी टर्म यूज करा जा रहा था क्योंकि बेसिकली डेजिग्नेट यहाँ पे नहीं किया गया था, यहाँ पे उनको वाइसराय बना दिया गया था। तो कहीं कहीं गवर्नर जनरल भी यूज हो रहा है, कहीं पे वाइसराय भी यूज हो रहा है, तो वो एक्सचेंजेबल टर्म्स हैं। तो पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, इनको समझ में आने लगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में काम करते हैं कि कुछ इंडियंस को भी अब इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव ट्रांजेक्शंस वगैरह जो बिजनेस करना है, यानी लॉ वगैरह जो बनाने हैं, उसमें उनका भी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो ये चीज़ आई। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था कि पहले जो गवर्नर जनरल था तो वो सारा काम खुद ही लेजिस्लेटिव वाला खुद देख रहा था। हमने पीछे पढ़ा था कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी तो उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी गवर्नर जनरल को ही ट्रांसफर हो गई थी। तो अब क्या हुआ, अब अकेला इंसान कब तक काम करेगा, कितना ज़्यादा बर्डन लेगा। तो अब जब काम बढ़ने लगा, वर्कलोड बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, अब इन्होंने सोचा अब फिर से इसको डिसेंट्रलाइज करने का समय आ गया है। इसके चलते इन्होंने क्या किया, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट ये लोग करते हैं। और इसके चलते क्या हुआ, कई डिपार्टमेंट्स बनाए गए। यही वही जो काउंसिल थी उसके मेंबर्स थे, तो उनको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया और उस हिसाब से उनको काम अलॉट कर दिया गया। तो इसके चलते भी ये था कि भाई इंडियंस को भी अब लाया जाए। अब ये जो था डिसेंट्रलाइजेशन जब आ जाता है तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, ठीक है, हर इंसान का अपने हिसाब से हमारे यहाँ देखते हैं ना, अभी आज की जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो हमको यूनियन में अलग अलग मिनिस्टर्स मिलते हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग मिलते हैं, रेलवेज के हैं, मिनिस्टर ऑफ वो पेट्रोलियम के अलग मिल जाते हैं, ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें मतलब हमको अलग अलग मिलती हैं। सेम हमको मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी मिलते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि भाई वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए। लेकिन जब इम्पोर्टेंट मैटर्स आता था तो उसमें अभी भी गवर्नर जनरली डील करता था और या फिर जो काउंसिल थी वो कलेक्टिवली डील करती थी। ये चीज़ जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें बहुत बड़ा चेंज लेके आई थी। फिर नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात आ जाती है वो ये है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शंस ना होकर एक इनडायरेक्ट मैनर में आया था। साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को एनलार्ज करा गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से किया गया, तो वो इस तरीके से किया गया कि इसमें जो था इनको बजट में डिस्कस करने की पावर दे दी गई। साथ ही साथ क्या किया गया, अब ये एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकते थे, बस इतना था इसमें। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, और इसके बाद वाला भी जो हम डील करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और क्या कहते हैं, या फिर मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कौन से एक्ट को कहा जाता है। कंफ्यूजिंग होता है, अभी याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं, तो याद अच्छे से इसको कर लीजिए। 1909 वाला जो एक्ट है वो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म है। और क्यों मॉर्ले मिंटो बोला गया, क्योंकि उस टाइम पे जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो इन दोनों के राज में कह लीजिए ना ये एक्ट बनाया गया, तो इन बोला कि भाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। अब यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं एलिमेंट डायरेक्ट इलेक्शंस का आ जाता है, उसकी बात मतलब सोची जाने लगी। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो बहुत ज़रूरी था, काफ़ी दिन से बात हो रही थी इस पर, वो आता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम था मुस्लिम्स के लिए वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब इन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनका इलेक्शन कौन करेगा, मुस्लिम वोटर्स ही करेंगे। ये इनका एक सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है जो हम देखते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें काफ़ी चीज़ें हुई थी। इसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सेम रीज़न। लॉर्ड मॉन्टेग जो थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे, वाइसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है। जो सेकेंड चीज़ हमको देखने को मिलती है वो ये थी कि हाँ, यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स को प्रोविंशियल सब्जेक्ट से सेपरेट किया गया। अब आपको तो पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में क्या है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और कंकरेंट पे कौन बनाता है, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या है, जब खाली हमारी यूनियन बना पाएगी कंकरेंट में भी।
होता क्या है, यहाँ पे भी सेंट्रल को प्रोविंशियल से अलग कर दिया गया। वही रीजन है, जब काम बढ़ने लग गया तो काम को सेपरेट करना जरूरी था, अलग अलग अलॉटमेंट जरूरी हो गया, नहीं तो एक आदमी कितना करेगा, कितना संभालेगा। तो ये एक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें आज का एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, तो वो इन्हीं सबसे आया है, यही आइडियोलॉजी लेके हम चल रहे हैं। तो अब डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोविंसेस में हुआ, क्योंकि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वो भी बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो में डिवाइड कर दिया, एक इन्होंने रिजर्व रखे और एक इन्होंने ट्रांसफर्ड रखे। रिजर्व में जो थे, रिजर्व में कौन कौन से मैटर्स थे, तो उसमें पुलिस के आ जाते हैं, लैंड रेवेन्यू के मैटर्स हैं, और फॉरेस्ट के हैं, इरिगेशन के हैं। साथ ही ट्रांसफर्ड में क्या आ जाता है, एजुकेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, ये सारे मैटर्स हैं। था क्या इसमें, इसमें ये था कि इनको एडमिनिस्टर गवर्नर कर रहा है, ठीक है, और किसके साथ कर रहा है, अपनी काउंसिल के साथ कर रहा है। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उसमें वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेही होगा, उसको उसको जवाब देना पड़ेगा अगर लॉ नहीं बन रहा है या कोई भी गड़बड़ी आ रही है। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स में उसको कोई जवाबदेही नहीं देनी है, वही एडमिनिस्टर तो वही गवर्नर कर रहा है काउंसिल के साथ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। और एक जो चीज आती है वो आती है कि जो बाइकैमरलिज्म था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको रिप्लेस इन्होंने कर दिया दो हाउस से, एक आता है अपर हाउस और एक आता है लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। आज भी हम देख रहे हैं हमारे अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, तो हम कह सकते हैं ये बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आ रहा है। साथ ही साथ डायरेक्ट इलेक्शंस भी यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आगे चलते हैं तो क्या होता है फिर, हाँ, अभी तक हमने पिछले वाले में क्या देखा कि इन्होंने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन खाली मुस्लिम्स को दिया था, अब इन्होंने सिख को भी दिया, क्रिश्चियंस को भी दिया, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन सबको इलेक्टोरेट दे दिया, मतलब कि जो इनके कम्युनिटी में होंगे लीडर्स उनको इन्हीं के कम्युनिटी के वोटर्स इलेक्ट करेंगे। साथ ही क्या होता है कि हाई कमिश्नर का एक ऑफिस जो है लंदन में स्टैब्लिश किया जाता है, और जिसके चलते जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना उसकी फंक्शंस को कम कर दिया गया और अब उसकी पावर्स किसको ट्रांसफर कर दी, हाई कमिश्नर को कर दी। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप 1926 में होता है, क्योंकि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली सारे पब्लिक सर्विस कमीशन का करना स्टार्ट कर दिया था, तो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप हो जाता है। एक और चीज ये थी कि बजट को भी, जैसे सब्जेक्ट्स को इन्होंने अलग किया था सेंट्रल और प्रोविंशियल को, उसी तरह इन्होंने बजट को भी सेपरेट कर दिया था। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही एक्ट हमने पढ़ा। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ा, हमने इंडियन काउंसिल के 3 एक्ट पढ़े, एक हमने पढ़ा 1861 का, एक हमने पढ़ा 1892 का, एक 1909 का, और एक हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। अब इसके बाद आपका आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 का, ये दोनों एक्ट प्लस 2-3 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी सजेशन है आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। प्लस आप मेरे जीमेल अकाउंट पे ms.judiciarypoint@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पे भी नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज जुडिशरी पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।